हेलो एवरीवन, इतिहास के इस बढ़ते क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर सेकेंड राजा किसान और नगर, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की कहानी है दोस्तों। और मैंने आपको पिछले क्लास में जो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको तिथियों की समझ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। लगभग 8 से 9 मिनट तक मैंने आपको केवल तिथियों की समझ पे ही समझाया था आपको, जिसमें मैंने बीसी और एडी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बतला दिया है। तो जिन स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा है बीसी और एसी में, तो आप पहले जाकर हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर्स को पढ़िए, आपको वहां पे तिथियों की समझ जो है अच्छे से हो जाएगी। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड राजा किसान और नगर, इसका जो टाइम पीरियड हमें पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की कहानी को दोस्तों। इस फुल चैप्टर का नाम है आपका आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में जो आपके राज्य बने उसको पढ़ना है। यहाँ के आपके राजा के बारे में, किसान के बारे में और नगर के बारे में, इन तीनों टर्म्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, रिकैप में चलते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ा, जिसका जो टाइम पीरियड था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 बीसी तक। क्लियर? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बतला दूं, ऐसे देखिए, आप अगर बात कर ले हम लोग सिंधु सभ्यता की, तो आपको पढ़ने के लिए टर्म्स मिला होगा। सिंधु सभ्यता का अगर हम लोग मान्यता प्राप्त काल माने तो एनसीईआरटी ने तो 2600 से लेकर 1900 तक बतलाया है, लेकिन और भी अनेक जो आपके इतिहासकार हुए उन लोगों ने क्या किया, जो आपके पुरातत्वविद हुए उनके द्वारा, जैसे एक विधि होता है कार्बन 14 मेथड, ठीक है, तो उसके तहत जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। खैर जो एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया हमें उसी को पढ़ना है। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल अगर हम लोग बोले एनसीईआरटी के तहत, तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व आपका होगा। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता के बारे में। हालांकि आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता नहीं है, थोड़ा सा टर्म्स एनसीईआरटी ने चैप्टर सेकंड में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं थोड़ा और आपको अच्छे से जानकारी दे दूंगा ताकि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, जितने भी चीजें हैं सबको हमें स्टोरी वाइज में कहानी के तरीके से समझ कर पढ़ना है, ताकि ज्यादा रटना ना पड़े। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो हुआ 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब बोलिएगा कि सर 2600 से 1900 तक तो आपने बतलाया, ठीक है, लेकिन 1900 से लेकर 1500 यानी कि बीच में का जो 400 साल हुआ, वो गैप कहां रह गया? तो देखिए भैया, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, क्लियर? जैसा कि आपको बतलाया गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, या तो बाढ़ के कारण, या तो सुखाड़ के कारण, या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ होगा, ऐसा टर्म्स आपको बतलाया गया था। तो वहीं पे ये बात आती है। उसके बाद जो है 1900 के बाद, या यूं कहें कि 1750 के बाद, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस सब का जो है एक तरह से लोगों के द्वारा निर्धारण किया गया, तिथि का निर्धारण किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 400 साल तक लगभग हमें कोई भी इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता नहीं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब नहीं पता था लोगों को दोस्तों, तब तक लोगों का मत यही था कि जो मानव का जो आविर्भाव हुआ है, जो मानव सभ्यता की जो शुरुआत हुई है, वो सबसे पहली जो मानव की सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता ही है। तो वैदिक सभ्यता को ही पहली मानव की सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल गया, उसके बाद से लोगों का यह जो मत था, जो यह विचार था, वो क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो वैदिक सभ्यता हुई, ये दूसरी सभ्यता, मानव की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जाने लगी। क्लियर? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। अब इसको भी दो टर्म से बांटा गया है। देखिए, एक ऋग्वैदिक काल हो गया, एक उत्तर वैदिक काल हो गया। ऋग्वैदिक काल जो था दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल जो था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि इसको लंबा दीर्घ काल कहा जाता है ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो बीच का समय रहा, उसे ऋग्वैदिक काल का नाम दिया गया। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय हुआ, उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर मैं आपको बतला दूं, देखिए ये जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी, वो पूरी की पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। अब बोलिएगा सर हाउ इज इट पॉसिबल, कि सर आपने तो पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है, और इसके बाद में, इसके लगभग 400 साल बाद कोई सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है, और वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो भैया इसके बारे में तो मुझे भी असमंजस है कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि मतलब पहले नगरीय सभ्यता थी, फिर क्या हुआ, ग्रामीण
ग्रामीण सभ्यता। तो ऐसा हो सकता है कि उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद इस सभ्यता का नया नया क्या हुआ, विस्तार हुआ। ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो जब आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो यह हो सकता है कि फिर से नई सभ्यता बसाई गई। तो वो आपकी वैदिक सभ्यता जो थी पूरी की पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें लोगों का जो प्रमुख कार्य था कृषि था और पशुपालन था, कृषि था और पशुपालन था। जबकि हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि व्यापार जो था, लोगों का प्रमुख जो था वो कार्य था, प्रमुख जो था वो व्यवसाय था। क्लियर। देखिए यही वैदिक सभ्यता में घोड़े के भी अवशेष, घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, घोड़े के बारे में पता चला, जबकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा का कोई जिक्र ही नहीं था। हड़प्पा सभ्यता आपका मातृसत्तात्मक था, यानी माता को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, जबकि वैदिक सभ्यता में जो था वो पितृसत्तात्मक था। तो ऐसी ऐसी बातें आपको क्या यहाँ पे निकल कर आई है, इन सब बातों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो खैर आप इतना नहीं, आपको एनसीईआरटी ने ज्यादा नहीं पढ़ा, आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़े मोड़े टर्म्स हैं दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम था वो आपके 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया, जिसमें आपके दो भाग हुए, एक आपका ऋग वैदिक हो गया, एक आपका उत्तर वैदिक हो गया। ऋग वैदिक 1500 से लेकर 1000 तक और उत्तर वैदिक आपकी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को हर्यक वंश के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा हर्यक वंश के बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। देखिए इसका जो हर्यक वंश का टाइम पीरियड रहा 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, और हमें क्योंकि देखिए 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की कहानी को पढ़ना है, जबकि ये वैदिक सभ्यता कब की है, 1500 से लेकर 600 तक। तो यानी कि हमको इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी ने पढ़ाया था तो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य चैप्टर पे। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक चलते हैं। तो हर्यक वंश 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, जिसके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार थे, और अंतिम जो इसके थे जो आपके शासक वो नागदशक थे। फिर शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। पहले देखिए हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड रहा 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व, और इसके संस्थापक आपके शिशुनाग हुए और इसके अंतिम शासक आपके नंदीवर्धन हो गए। नंद वंश उसके बाद फिर आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, जिसका टाइम पीरियड रहा 344 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व, और इसके संस्थापक आपके महापद्मनंद और इसके अंतिम शासक आपके घनानंद। फिर उसके बाद मौर्य वंश, और इसके बारे में दोस्तों हमें पूरे के पूरे चैप्टर में जो है पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पढ़ना है हमें वो मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर। तो देखिए मौर्य वंश का टाइम पीरियड 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, और इसके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी सहायता से, तो बाय द हेल्प ऑफ कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। घनानंद को मारकर, घनानंद का साम्राज्य समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है वो मौर्य वंश का स्थापना किया गया। तो हमें राजा किसान और नगर इस चैप्टर में हमें कब से कब तक का पढ़ना है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की कहानी को हमें क्या कर जाना है दोस्तों, पढ़ जाना है। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप कर दूं आपको। हम लोगों ने जब से पहली मानव सभ्यता शुरुआत हुई तो 2600 से लेकर 1900 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और 1900 से लेकर दोस्तों 1500 के बीच का जो समय पीरियड रहा, यानी 400 साल का जो समय रहा, इसके बीच में हमें कोई इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद हमें 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक में हमको कहा जाता है, या यूं कहें कि आपको 600 ईसा पूर्व तक में इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में उतना नहीं है। फिर आपको उसके बाद 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में जाने दोस्तों, देखिए राजा किसान और नगर आपके चैप्टर का नाम है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के बाद लंबे अंतराल में उपमहाद्वीपीय के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ठीक है, कई प्रकार के विकास हुए। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब तक रहा, 1900 तक रहा, और ये जो आपके बात की जा रही है 1500 वर्षों के बाद, यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात की जा रही है। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। देखिए ऋग्वेद का लेखन हुआ, उसी को तो ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वेद का लेखन हुआ, ऋग्वैदिक काल कहा गया। और एक समानता इसमें देखने के लिए यह मिला है, आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पा के भी लोग होते थे वो सिंधु नदी के तट पे ही रहते थे, और जो वैदिक काल के भी लोग थे वो भी ज्यादातर जो उनकी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी के तट पे ही फली फूली थी। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तर भारत के
दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। मतलब जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कृषि, मतलब कि कृषि यानी कि ग्रामीण सभ्यता रही, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर ले हम लोग वैदिक काल के बारे में, संक्षिप्त में हम लोग पढ़ ले, थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता के अंत के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई जो पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यही मैंने आपको बताया था। ये आपके बताए जा रहे हैं जो हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसके काल के बारे में बताया गया कि 1500 वर्षों के बाद उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ये हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, ये बात कही जा रही है। ये वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं बताया है मैंने। अगला देखिएगा यहाँ पे, देखिए सिंधु सभ्यता के अंत के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई जो कि पूरी तरह से कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। पूछे अगर ऑब्जेक्टिव में कि बताओ भैया वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता आपकी क्या थी, तो नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत इतिहासकारों को वैदिक ग्रंथों से प्राप्त हुए। वैदिक ग्रंथ दोस्तों, वैदिक ग्रंथ मतलब समझ में आया वो, इसीलिए इसका नाम जो है वैदिक युग कहा गया या इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। क्लियर, इसीलिए इसको वैदिक युग या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक युग या वैदिक सभ्यता के नाम से क्या है, तो जाना गया, इसका प्रचलन हुआ, याद रखिएगा। आर्यों द्वारा स्थापित इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना गया। आपको कहा गया था ना, बताया गया था ना कि एक हड़प्पा सभ्यता का विनाश का, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मत ये भी है कि आर्यों के द्वारा क्या किया होगा, तो आक्रमण किया गया होगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो यहां पर यही बात कही जा रही है कि आर्यों द्वारा स्थापित इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, वैदिक सभ्यता को जो बसाने वाले थे, वो स्थापनाकर्ता कौन थे, तो आपके आर्य जो थे। आर्य कौन थे, जो विदेश से आए थे। क्लियर, याद रखिएगा। वैदिक युग को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यहां पर कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथी आरण्यकों उपनिषदों की रचना मिलती है। और आपको मैं बोलूं कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में आपके उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथि, इन सभी वेदों की जो हुई थी वो रचना हुई थी। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, और वो सवाल ये है कि सर आरण्यक क्या होते थे। तो आरण्यक जिसमें राजाओं के बारे में जानकारियां रहती थी, उसी को कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा टर्म्स क्या था, हाँ, तो ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्लियर हो गया आप लोगों का। तो वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों हमें इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी ने आपको थोड़े मोरे टर्म्स ही आपको पढ़ाए हैं। तो चलिए अब हम लोग, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने इसलिए बताया ना कि आपके मन में ये ना हो कि सर मैंने शुरू किया प्राचीन इतिहास के बारे में और बीच में आपने कहां से उसको गायब कर दिया और डायरेक्ट 600 ईसा पूर्व में कैसे आ गए। तो भैया 1500 से लेकर 1000 तक आपने समझा, 1000 से 600 तक समझा। अब चलिए हम लोग 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक को बड़े ही अच्छे से राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर का आपका मेन पार्ट है, चैप्टर का आपका ये मेन पार्ट है। अब यहां से शुरू होता है आपका मेन पार्ट। तो चैप्टर सेकंड का मेन पार्ट ये कहता है प्रिंसेप और प्रियदर्शी, इनके बारे में समझ लीजिए। प्रिंसेप जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में काम करते थे, अधिकारी थे। और प्रियदर्शी जो हैं इनका मतलब होता है, ये अशोक जो आपके सम्राट हुए उनके बारे में चर्चा की गई है कि अशोक को प्रियदर्शी, यानी कि इसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले देवता, यानी कि अट्रैक्टिव। ठीक है, ये बात कही जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक, अब यहां पर एक टर्म्स आया है 1830 के दशक। तो मेरे बउआ, मेरे सोना, मेरे बाबू, आप समझिए 1830 के दशक का मतलब क्या हुआ। दशक का मतलब होता है भैया कि 10 साल का टाइम, यानी कि 1830 से लेकर 1840 का जो टाइम पीरियड रहा उसकी बात कही जा रही है कि इनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया गया, जिसमें राजा अशोक के अभिलेख और सिक्कों का पता चला। ये अशोक, अब बोलिएगा सर ये अशोक कौन थे, ठहरिए, रुको जरा, सब्र करो। एनसीईआरटी ने ऐसे ही पढ़ाया तो मैं आपको ऐसे बतला रहा हूं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इलोबरेशन दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहां पर मैं बात करूं, खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, किसने निकाला, तो ये तो प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था। लेकिन बात की जा रही है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला गया, तो 1830 के दशक में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकलना शुरू हो गया, और इससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों का पता
चला। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, और मौर्य वंश की स्थापना भी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और इसके तीसरे राजा आपके अशोक थे। इतना अभी टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिए केवल। जेम्स प्रिंसेप द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो अधिकतर अभिलेख और सिक्के थे वह पियदसी में उत्कीर्ण इंग्रेविंग लिखे हुए थे, मतलब पियदसी में उत्कीर्ण किए गए थे, जिसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति, यानी कि अट्रैक्टिव वाला मनोहर मुखाकृति वाला राजा, उसी पे ज्यादातर जो थे आपके अभिलेख के जो शब्द थे वो आपके यहाँ पर लिखे गए थे, यानी कि उस पे क्या किए थे, खुदे गए थे, उत्कीर्ण किए गए थे। उत्कीर्ण का मतलब समझिएगा। कुछ अभिलेखों पर राजा अशोक का भी नाम था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, यानी कि अशोक जो थे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक शासक हुए। देखिए बात यहाँ पर ऐसी है, ये मैंने आपको प्रिंसेप ऑफ पियदसी के बारे में बताया, तो जेम्स प्रिंसेप नाम है इनका फुल नाम प्रिंसेप का, जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं। इन्होंने खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपियों का अर्थ निकाला था, और सबसे पहले इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। कब किया था, तो 1837-38 के टाइम पीरियड में, यानी कि 1838 ऐसे एनसीईआरटी ने आपको बताया है, तो याद रखिएगा 1838 में क्या किया था, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम डिकोड किया था, यानी पढ़ने का कार्य किया था। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर मेरे भाई, तो समझते चलिएगा मेरे बल्ला। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म्स आ रहा था बच्चे कि यहाँ पर अभिलेख टर्म्स आ रहा था, तो अब मैं थोड़ा सा अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये अभिलेख क्या होते थे। और वैसे भी ये VVI है, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि चलिए अभिलेख क्या होते थे। तो अभिलेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे, प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होता रहा। अभिलेख क्या होते थे, अभिलेख जो मिट्टी पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, मिट्टी के बर्तन पर कठोर सतह पर खुदे होते थे, और प्राचीन काल से इसका उपयोग होते रहा है। आज भी इसका उपयोग होता है, आधुनिक काल में भी अभिलेख लिखे जाते हैं, ताकि पुराने मतलब आने वाले टाइम में क्या हो सके, तो लोगों को उसके बारे में पता चल सके। तो अभी भी अभिलेख लिखे जाते हैं। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। जो शासक वहां के होते थे वो क्या करते थे, अपने आदेशों को अभिलेख पर क्या करते थे, उत्कीर्ण करना मतलब लिखवाते थे दोस्तों, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। इन अभिलेखों में राजा के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। तो अब बोलिएगा अभिलेख क्यों लिखे जाते थे, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यह अभिलेख किसे कहते हैं, ये तो आपका यही लाइन में क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन में क्लियर हो गया। लेकिन अब पूछेगा आपसे कि अभिलेख की क्या महत्व है, अभिलेख से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है। तो अभिलेख से हमें राजा के क्रियाकलाप के बारे में तो पता चलता ही चलता है, साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं में कितने दान दिए गए थे, तो उनके दान का ब्यौरा भी इसमें लिखा था। कैसे हम लोग सरस्वती पूजा में, लक्ष्मी पूजा में चंदा करते हैं, तो अभी पेपर पे लिखते हैं कि फलानवा के यहाँ से इतना मिला है, होता है ना। तो कई अभिलेखों में तिथि भी खुदी हुई होती थी। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा वो भाषा होती है जो जन सामान्य की भाषा होती है, जो वहां पे लोगों के द्वारा बोली जाती है, वही भाषा में जो होते थे आपके प्राचीन यानी पुराने अभिलेख देखने के लिए मिले हैं। और कई अभिलेख जो होते थे उस पर तिथि भी क्या होती थी, तो खुदी हुई होती थी। साथ ही इसमें तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं के भी अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा। आखिरकार अभिलेख क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। आई होप कि अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा टर्म्स कि अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। अब देखिए प्रारंभिक राज यानी ये स्टार्टिंग पीरियड में जो राज्य बने आपके, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन काल का कारण, इसका क्या कारण था ये आपको बताई जा रही है। क्लियर सबको दिख रहा जी, इधर आ जाते हैं, नहीं थोड़ा सा कट रहा है उधर से। चलिए देखिएगा, प्रारंभिक राज्यों की उत्पत्ति, इसमें हम लोग नगरों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन का काल कारण, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोहे के बढ़ते उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, सिक्कों का विकास के बारे में पढ़ेंगे, तथा दार्शनिक विचारधाराओं का विकास जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक राज्यों की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, उसमें जनपद और महाजनपद। देखिए हुआ क्या, अब टर्म समझिएगा। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, जैसे जब मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ तो लोग एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही मतलब रहते थे। जैसे कि खाना का जब मतलब जन्म लिया तो माइग्रेट करते चलते थे, आज यहाँ तो कल यहाँ, कल यहाँ तो परसों यहाँ तो तरसों वहाँ, इस तरह से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा, और एक तो आपका लोहा जो है सर्वप्रथम इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे ही लोहे का खोज हुआ, तो लोहे के खोज होने के कारण जो किसान, पहले क्या होता था कि जैसे धान रोपना है तो जहां पे पानी देखें वहीं पे धान छींट दिए तो आपका धान होने लगा। लेकिन जब लोहे का विकास हुआ, लोहे के बारे में पता चला, खोज हुआ, तब क्या हुआ दोस्तों कि अब इससे लोग औजारें बनाने लगे। तो
इससे खेती के भी औजार बन गए। तो अब लोगों ने क्या किया, खेती वगैरह करना शुरू किया, और जो लोग यहाँ से वहाँ पहले जाया करते थे अब वो एक जगह स्थिर होकर रहना शुरू कर दिए। तो ऐसा टर्म्स हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि जहाँ पे जैसे अभी के टाइम में हमारे यहाँ कैसे होता है, हम लोग मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, ढेर सारा ग्राम मिलता है, तब आपके क्या बनते हैं, एक पंचायत बनता है, फिर पंचायत मिलकर आपका एक प्रखंड बनता है, एक प्रखंड बनकर आपका एक जिला बहुत सारे प्रखंड मिलकर आपके जिला बनते हैं, जिला जब मिलता है तो राज्य का निर्माण होता है, राज्य से देश का निर्माण होता है, देश से महादेश का, महादेश से पूरी दुनिया का निर्माण। तो उसी तरह से जब क्या हुआ कि लोग एक जगह रहने लगे तो उन्होंने ग्राम का निर्माण किया, फिर ग्राम से आपके धीरे धीरे और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो लोगों का जनपद बना, लोगों का क्या बना, जनपद बना। और जनपद जब ढेर सारा होने लगा, जब जनपद बनने लगा तो उससे क्या हो गया, आपके महाजनपद बने। ठीक है, क्या बने, महाजनपद बने। तो अब उसी के बारे में हम लोग प्रारंभिक राज्यों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जनपद और महाजनपद के बारे में। समझ लीजिए बच्चा, जनपद का मतलब क्या होता था, जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है चरण, यानी कि जहां पे लोगों ने अपना चरण रख लिया उसी को कहते हैं जनपद, यानी छोटा रूप कहें तो गांव एक तरह से कह सकते हैं। तो जनपद का अर्थ हो गया जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। और जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य हुआ करते थे। वैदिक टाइम में जनपद ही जो होते थे वो एक तरह से प्रमुख राज्य होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में महाजनपद भी आपके बनने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का आपका महाजनपद के बारे में ही पढ़ना। तो देखिए आपके महाजनपद बनने लगे, यानी कि जब जनपद का विस्तार हुआ, जब जनपद का विस्तार हुआ दोस्तों, तो जनपद बड़ा रूप लेकर आपका महाजनपद बना। और महाजनपद भी जब बड़ा रूप लेता है तो साम्राज्य का निर्माण करता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक मगध साम्राज्य हुआ था, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जनपद से आपके महाजनपद बना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दौरान जनपदों में वृद्धि हुई और 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व भारत महाद्वीप में 16 राज्य थे जिन्हें महाजनपद का दर्जा दे दिया गया, जहां महाजनपद कहा गया। जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ राज्य होते हैं, उसी तरह से प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में महाजनपद हुए, राज्यों का ही नाम था, उन्हीं को महाजनपद कहा गया। और जैसे अभी हमारे यहाँ राज्यों की राजधानी होती है, मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, उसी तरह से महाजनपदों की भी क्या होती थी, अपनी राजधानी होती थी। तो एक नजर में हम लोग 16 महाजनपदों की सूची हम लोग जरा देख लेते हैं। आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपका अंग हो गया चंपा, मगध। तो मगध जो था वो आपका सबसे बड़ा महाजनपद बना। काशी, वत्स, कौशल, सुरसेना, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अश्मक, वज्जी, मल्ल। तो ये सब आपके क्या हो गए, तो आपके ये आपके महाजनपद हो गए, जिसमें सबसे शक्तिशाली आपका कौन था, तो मगध महाजनपद था। अब देखिए महाजनपद भी जो होते थे वो दो प्रकार के थे। महाजनपद कितने प्रकार के थे, तो दो प्रकार के होते थे। पहला जो था जहां पे राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक कहने का मतलब वहां पे राजतंत्रात्मक यानी कि व्यवस्था चलती थी। और दूसरा जो था आपका गणतंत्रात्मक। तो राजतंत्रात्मक में 14 आपके आए, टोटल आपके महाजनपद कितने, टोटल आपके 16, जिसमें 14 आपका किस में आया, तो 14 आपका राजतंत्रात्मक में। और गणतंत्रात्मक में आपके वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल ऐसे दो महाजनपद थे जहां पे गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि यहाँ का जो मालिक जो लोग होता था, गण यानी कि लोग होते थे, यहाँ के मूल मालिक होते थे। गणतंत्रात्मक राज्यों का शासन राजा का ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। गण का मतलब कई सदस्यों वाले समूह, और संघ संगठन या सभा, यानी कि ये लोग अपने से खुद वन चलाते थे। यानी कि यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो चुकी। कहा भी जाता है कि विश्व का सबसे पहला अगर गणतंत्र की शुरुआत कहां से हुई, तो बिहार से ही हुआ, वो आपके मगध से ही हुआ। कहां में, तो वज्जी और मल्ल से। आधुनिक समय में इस प्राचीन गणतंत्रात्मक राज्यों को निरंकुश माना जाता है, क्योंकि इसमें शक्ति अधिकार जन के पास न होकर विशेष व्यक्तियों के पास होता था, मतलब विशेष व्यक्तियों के पास होते थे। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, गणतंत्रात्मक राज्यों को निरंकुश यानी कि जन के पास न होकर विशेष व्यक्तियों के पास होता है। देखिए कई सदस्यों वाले एक समूह के पास जो होता था वो क्या होता था, वो आपके साथ मतलब शक्ति जो रहता था वो रहता था, लोगों के पास रहता था। ठीक है, कोई खास लोगों के पास। मगध किस प्रकार एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब मैंने आपको 16 महाजनपदों की सूची दिखाई, उसमें मैंने आपको बताया कि मगध जो महाजनपद हुआ सबसे विशाल बन गया। क्यों भाई, इसके क्या कारण थे, तो देखिए इसके आर्थिक कारक थे, राजनीतिक कारक थे, और कुछ आपके भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी भौगोलिक जो दशा दिशा थी वो भी सही था। तो देख लेते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशा, भौगोलिक कारण तथा यहाँ के योग्य राजाओं ने मगध को एक
साम्राज्य के उत्थान में अनेक वंश के राजाओं ने योगदान दिया। यानी कि यहाँ की जो पहला टर्म्स याद रखिएगा, यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन थी वो भी सही थी, यहाँ की जो आर्थिक कंडीशन थी वो भी सही थी, वो सब मैं समझा रहा हूँ अभी। और राजनीतिक यानी कि जो भी यहाँ पे राजा हैं दोस्तों, उनकी भी कंडीशन जो थी वो सब क्या था, तो सही था। तो वही कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे राजाओं को मगध एक साम्राज्य उत्थान में अनेक वंश के राजाओं ने साथ दिया। मगध के शक्तिशाली होने के कारण यहाँ की उपजाऊ भूमि, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, लोहे की खदानें, नदियों द्वारा यातायात, योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, सुरक्षित राजधानी। आपको पता है कि जो सबसे पहले मगध की जो राजधानी है वो बिंबिसार द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, तो मगध की राजधानी को बनाया गया था, राजगिरी को बनाया गया था। आपने पढ़ा होगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो अभी कहा जाता है कि मगध का शक्तिशाली बनने के मुख्य कारण क्या थे, तो उपजाऊ भूमि यहाँ का था, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी, और हाथी जो था तो युद्ध करने के लिए और साथ ही साथ मतलब एक बाउंड्री बनाकर रहता था हाथी के कारण। कोई भी युद्ध करना चाहा, कोई भी इस पे आक्रमण करना चाहा तो पहले सोचता था भाई। लोहे की खदानें थी हमारे यहाँ, नदियों द्वारा यातायात, लोहे की खदानें अब चली गया, सब वहां में चला गया। तो यहाँ पर योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, और ऐसे ही नहीं पूरा मतलब था अधिकार। ये अभी आप देख रहे हैं ना, मगध पूरा इसका विस्तार था, अब तो पूरा का पूरा बंट गया ना। यहाँ की सुरक्षित राजधानियां थी, पहाड़ था राजगिरी में, कोई हमला भी नहीं कर सकता था। तो बहुत सारी बातें थी, इन सब बातों को याद रखिएगा। पूछता है देखिए 6 नंबर में पूछता है प्रश्न, 5 नंबर में कि मगध किस प्रकार एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो अब मुझे मत कहिएगा, मैंने आपको पूरा टर्म समझा दिया। देखिए मौर्य वंश के बारे में बात आ गया, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब मगध की स्टार्टिंग हुई तो मगध महाजनपद जब बना दोस्तों, तो मैंने आपको एक टर्म्स बतलाया। मैं आपको थोड़ा सा ये टर्म्स पे डिस्कस कर दूं, तब आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके क्या हो गए, तो हर्यक वंश आया। ठीक है, हर्यक वंश के बाद, और मैंने शायद फर्स्ट पेज में आपको बतलाया ना जी, फर्स्ट पेज में इसके लिए मैंने बनाया था। तो चलिए फर्स्ट पेज में ही चलते हैं, क्यों इतना समय लगाना। देखिए सेकंड पेज पे मैंने बताया था आपको। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश ने कहा मगध पे राज किया, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, अंतिम राजा नाग दशक हुए, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। तो इन सभी चीज के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत कम ही है, और इन सब के बारे में जितना मैंने बताया प्रथम और लास्ट इतना ही याद रखना है। बाकी मौर्य वंश के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने मौर्य वंश के बारे में। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए मौर्य वंश जिसका टाइम पीरियड 321 बीसी से 185 बीसी कहा गया है। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य साम्राज्य ने 321 से 185 ईसा पूर्व तक भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य कौटिल्य को दिया गया है। तो आचार्य चाणक्य कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या किया गया, मौर्य वंश की स्थापना की गई। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं, तो साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण इत्यादि जो है आपके मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत हैं। वैसे भी दोस्तों मैंने आपको इतिहास के पहले क्लास में बतला दिया है कि प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती हैं ज्यादातर आपके किस चीज से मिलती हैं, तो ज्यादातर आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत हैं और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें सबसे ज्यादा जो अपना योगदान देता है वो पुरातत्व जो होता है, यानी पुरातात्विक स्रोत जो होता है वो अपना योगदान देता है। तो बात कर ले साहित्यिक स्रोत की, फिर उसके बाद आपके हो गए पुरातात्विक स्रोत भी हो गए। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, मूर्तिकला, इमारतें, गुफाएं तथा स्तूप इत्यादि जो हैं वो आपके मौर्य वंश की जानकारी हमें देते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में भी आपने समझा। अब देखिए हम लोगों ने इस पेज को ऐड किया था। फिर देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, राजा के बारे में आपने समझ लिया। पहले राजा इसके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया। फिर उसके बाद अशोक जो थे वो तीसरे राजा थे, ये बात कहा गया। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने, 5 थे, प्रमुख 5 थे, लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र सहित 4 प्रांतीय केंद्र थे। प्रांतीय केंद्र कितने थे, 4। पहला आपका तक्षशिला जो कि अभी वर्तमान टाइम पाकिस्तान, उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश में, तोसली उड़ीसा के समीप है, उड़ीसा आपने, सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक, स्वर्णगिरी सोने की पर्वत, तो ये कर्नाटका में है। तो इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में क्या हुआ है, तो किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो इसमें क्या थे, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें पाटलिपुत्र सहित 4
4 आपके प्रांतीय केंद्र भी थे। राजा किसान और नगर की हम लोग बात करें तो देखिए अभिलेखों के अध्ययन में यह पता चला है कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। अब एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए भैया, इसका मतलब है कि एक जैसे शासनकाल चलता था, एक जैसा वहां का शासन व्यवस्था था, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तक्षशिला उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी सोने का पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। इन सभी जगहों पे क्या हुए तो एक जैसे आपके क्या मिले हैं तो आपके लेख मिले हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है, संदेश मिले हैं। अब इनकी सैनिक गतिविधियां कैसी थी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। सारे टर्म्स एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। देखिए साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों में आवागमन यानी कि आना जाना बना रहता था और जो काफी आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह और महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। मतलब जो सैनिक थे वो एक जगह से दूसरे जाने में उनको बहुत समय लगता था। कहने का मतलब है कि एक सप्ताह, कई सप्ताह या महीने का भी टाइम भी जाता था। इट मीन्स कि उनके खाने पीने की भी तो व्यवस्था की गई होगी ना। बिना खाने पीने की व्यवस्था अगर नहीं किया जाएगा तो कैसे वो लोग रह पाएंगे, है ना जी। वही बात किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सेना सुरक्षा काफी स्पष्ट रही होगी। मतलब सेना पे वो लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते होंगे। ये सब हमारे जो हैं वो इतिहासकार, हमारे पुरातत्वविद हैं, वो ये सब क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं तो वो अंदेशा लगा रहे हैं, वो अपना एक मत दे रहे हैं, वो अपना एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं इन सभी टर्म्स से। अगला देखिएगा मेगास्थनीज द्वारा समिति उप समितियों का उल्लेख। देखिए मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी मौर्य काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके टाइम में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी और इंडिका नामक पुस्तक में उन्होंने इन सभी चीजों के बारे में, देखिए उन्हीं वही पुस्तक में इन सब चीजों का उल्लेख है। तो मेगास्थनीज द्वारा समिति उप समितियों का उल्लेख किया गया। मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया। पहला नौसेना का संचालन, यातायात, खान पान की देखरेख, पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वारोही मतलब घोड़ेरोही, रथारोही रथ चलाने वाले, हाथियों का संचालन, इसके बारे में मेगास्थनीज द्वारा गतिविधियों का एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। अन्य उप समितियां जैसे उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध, सैनिकों के लिए भोजन व्यवस्था, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, सैनिक की देखभाल के लिए सेवक को नियुक्त करना, तो ये सब चीजें जो है वो सैनिक गतिविधियों में आपके शामिल की गई थी। और इसके बारे में मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें इसके बारे में पता चलता है, सैनिक गतिविधियों के बारे में। क्लियर बच्चों, तो याद रखिएगा। अब देखिए मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, बात ये हमारे ऊपर आ गई है। तो देखिए भैया अभी के टाइम में भी, अब जब हमारा अपना देश जब गुलाम था ना, तो लोग पुराने जमाने की कहानी पढ़ पढ़ कर, आपको बताया गया ना इतिहास आखिरकार क्यों पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी पास्ट में बातें हुई वो दोहराई ना जा सके और उससे हमें कोई सीख मिले। तो जब अपना देश गुलाम था, जब अपना देश औपनिवेशिक था, तो उस समय भी हमें इन राजाओं के बारे में जब जानकारी पढ़ने के लिए मिला तो हमारे अंदर जो हमारे देश के लोग थे, इन लोगों में भी क्या हुआ, एक आक्रोश पैदा हुई है। तो बात नहीं है, लेकिन बात किया जा रहा है कि 19वीं सदी में इतिहासकारों द्वारा आरंभिक इतिहास की रचना शुरू हुई तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रमुख काल था। इस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और 20वीं सदी भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी और राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रम शासक थे। राजा अशोक इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, जो इतिहासकार थे उनके लिए स्रोत बने। यह मौर्य साम्राज्य लगभग 150 साल तक ही चल पाया, लेकिन इतिहासकारों में अपनी पहचान महत्वपूर्ण तरीके से छोड़ गया मौर्य जो साम्राज्य था ये आपका। अब देखिए अशोक के बारे में आ गया, एक अनोखा सम्राट 273 से लेकर 236 ईसा पूर्व तक जिसने शासन किया। कहा जाता है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि बताइए प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों को शुरू करने वाले कौन राजा थे, कौन जो ऐसे शासक थे जिन्होंने प्राचीन इतिहास में सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत करी थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, अशोक आपके हो जाएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो अशोक जो थे, अशोक किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा जो जनसामान्य की जो भाषा होती थी उसी को प्राकृत भाषा कहा गया। जनसामान्य की भाषा बोले तो दोस्तों जो वहां के लोग भाषा बोलते थे, प्रयोग में लाते थे और देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। अशोक ने धर्म की विशेषताएं बतलाई है। ये थोड़ा सा एक कहानी इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे बनाया
लिखवाया है, तो इसको देखिएगा आप लोग। देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। मतलब जब अशोक राजा बना उसके लगभग 8 साल बाद ही 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों का बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन, देखिए एक टर्म्स आया धम्म पालन, करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्पन्न कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले में उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ये अशोक का जो है अभिलेख में अशोक ने क्या किया है तो लिखवाया है इस बात को, ये यहाँ पर कही जा रही है। अब देखिए अशोक ने क्या किया, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो था हृदय जो था वो बदल गया, हृदय जो था वो परिवर्तित हुआ और अशोक ने धम्म की शुरुआत कराई। और धम्म के कुछ आपके विशेषताएं दिए गए थे, जैसे अहिंसा का पालन करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, अपने छोटे से उचित व्यवहार करना, अपने से छोटे से उचित व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, दासों के प्रति सहानुभूति दिखाना और सत्य बोलना। ये आपके क्या थे, अशोक के धम्म की विशेषता थे। पूछा जाता है दोस्त, याद रखिएगा। अब देखिए मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहां तक कि सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। मौर्य साम्राज्य क्या हुआ तो ज्यादातर उसके सीमा में भी एक समान उसके नियंत्रण नहीं थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और राजवाड़े स्थापित हुए। ये बात यहाँ पे कही गई। जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आई तो उपमहाद्वीप के कई भागों में क्या हुआ दोस्तों, तो अनेक नए नए राजवाड़े क्या हुए तो धीरे धीरे आपके स्थापित हो गए। तो इसमें राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग राजा के बारे में पढ़े, फिर किसान के बारे में पढ़ेंगे और फिर नगर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी राजा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए राजधर्म के नवीन सिद्धांत यानी नए सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार, दक्षिण में ज्यादातर आपके राजा हुए हैं तो याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण क्षेत्रों में राजाओं का एवं सरदारों का उदय हुआ और दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण में ये सब राजा उजा चलता था ज्यादा, तो तमिलकम यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से इस शब्द का संबंध है, में चोल चेर और पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, चोल से भी पूछ जाते हैं, चेर से भी और पांड्या से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं, खासकर बीपीएससी में तो भर भर के। सरदार और सरदारी व्यवस्था आ गई। तो देखिए सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशागुणत था भी और नहीं भी, उसके समर्थन उनके खानदान के लोग भी ही होते थे, मतलब उसके समर्थक उसके खानदान के लोग ही होते थे। ये कहा जा रहा है सरदार के बारे में। सरदार क्या था तो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशागुणत होता भी था नहीं भी होता था, और उसके जो समर्थक होते थे उसके खानदान के लोग ही होते थे। सरदारों के कार्य के बारे में बात की जा रही है तो अनुसंधान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, सरदार द्वारा अपने अधीन लोगों से भेंट लेकर अपने समर्थकों में वितरण कर देना। सरदारी में सामान्यतः कई अस्थायी सेनाधिकारी नहीं होते थे। ये बात यहाँ पे कही जा रही है सरदार और सरदारी के बारे में। देखिए राजा के बारे में भी पढ़ रहे हैं, फिर किसान के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इन राज्यों की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। उदाहरण प्राचीनतम संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों की विवरणी देती है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, जैसे सातवाहन शासक, मध्य और पश्चिम भारत पर शासन था। देखिए हम लोग तीसरे चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी ईस्वी तक शक शासक जो थे आपके पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन था इनका, तो शक शासक, सातवाहन शासक, ये सब आप टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दैविक राजा के बारे में बात की जा रही है। जो दैविक राजा थे जिनका उल्लेख हमें मिलता है, तो देखिए यहाँ पर राजा द्वारा उचित स्थान प्राप्त करने का एक माध्यम देवी देवताओं से जुड़ना भी माना जाता था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग 1 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी तक शासन किया। कौन? तो कुषाण शासकों ने। ठीक है, तो कुषाण शासकों द्वारा कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। कुषाण काल में देखिए कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख और साहित्य परंपरा से ही की गई है। कुषाण काल में सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां प्राप्त हुई। देखिए अभिलेख में सबसे ज्यादा जो योगदान है सिक्कों का योगदान है। अभिलेख से, सिक्के से क्या होती है, हमें बहुत सारी जानकारियां जो होती है वो मिलती है, तो याद में रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर विशाल मूर्ति मिली है।
उत्तर प्रदेश में देखिए कहा जाता है मथुरा के पास। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी ऐसी मूर्ति मिलने के साक्ष्य पाए गए हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्ति के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, मतलब देवता के समान। कैसा मेरे भाई? तो देवता के समान कुषाण वंश जो थे वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। अब देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा, मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा, सैनिकों के बारे में पढ़ा, सैनिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ अब आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नष्ट राजनीति एकता दोबारा से स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। इसकी स्थापना श्री गुप्त को जाता है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्के और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। सेम टर्म्स मेरे भाई, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास की कहानी है और प्राचीन इतिहास की कहानी में ज्यादातर जो है आपके अभिलेख, सिक्के, यही सब जो है वो आपके ज्यादातर उपयोग में आए हैं मेरे दोस्त। कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां भी शामिल है। प्रशस्तियां जिसमें राजा की बड़ाई लिखी जाती थी। प्रशस्ति किसे कहते हैं? जिसमें राजा की बड़ाई लिखी जाती थी। यह प्रशस्तियां तथ्यात्मक न होकर काव्यात्मक हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि ने किया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने की है, समुद्रगुप्त के राजकवि। यानी अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए समुद्रगुप्त का संबंध ये गुप्त वंश से था, गुप्त साम्राज्य से था। ये नहीं कि आप लोग कहेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक समुद्रगुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त थे, याद रखिएगा, तो बच्चों में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए जनता में राजा की छवि, बदलता हुआ देहात, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नता, भूमि दान और नए स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनता में राजा की छवि के बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों में इसका सही जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतिहासकारों ने इनका पता जातक कथा और पंचतंत्र कथा से लगाया। मतलब अभिलेख से ये थोड़ी पता चलेगा ना कि जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। तो वहाँ की जो जातक कथा थी उससे यहाँ अभी इतिहासकारों ने पता लगाने का काम किया है। देखिए जातक कथा की कहानी का जिक्र यहाँ पर कहा गया है। इस कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। प्रजा में बूढ़े, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालन, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो सबने उसकी बुराई करना शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोगों पर हमला करते हैं और दिन में कर टैक्स इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए लोग ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए अपने गाँव को छोड़कर जंगलों में बस जाते हैं। मतलब कि राजा के बारे में, शासन के बारे में पता लगाने का जो कार्य किया वो यहाँ हमारे इतिहासकारों ने जातक कथा की सहायता से किया और यह पता लगाया कि वहाँ का जो राजा का जो शासन था वो किस प्रकार का था। तो अब समझ लीजिए किस प्रकार का था। उपज बढ़ाने के तरीके दोस्तों, तो लोहे के फाल वाले हल का उपयोग। देखिए लोहे का इसमें हो गया ना शुरुआत, तो लोहे के फाल वाले हल का उपयोग इससे ही गंगा घाटियों तक फैला था। गंगा घाटी में धान की रोपाई से वृद्धि हुई, हालांकि कमर तोड़ मेहनत भी करनी होती थी। उपज बढ़ाने में कुओं, तालाबों और नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्वोत्तर एवं मध्य में खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया जा गया। तो मतलब जब लोहे का खोज हुआ तब मानिए कि कृषि में क्या हुआ, एक तरह से क्रांति आ गया। लोगों में कृषि को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया। और हमारे यहाँ मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के आसपास में क्या थे आपके, तो इसका मगध जो साम्राज्य बनने के पीछे यही रीजन रहा कि यहाँ पर आपके गंगा नदी थी, जिसके कारण जो आपके फल फसल थे, कृषि था, उसमें आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं था। अच्छी मिट्टी होती थी, लेकिन मेहनत लोगों को करनी पड़ती थी, लेकिन इसके कारण भी और लोगों ने अनाज को बेच बेच कर अपने यहाँ का मगध का जो था वो इस तरह से बना लिया। इतने संपन्न हो गए कि एक साम्राज्य के रूप में धीरे धीरे ये क्या हो गया, तो तब्दील हो गया, ये बात कही जाती है। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, तो कृषि में नवीनतम बदलाव के कारण इसका फायदा सबको नहीं मिल पाया। खेती से जुड़े लोग में भेदभाव बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में यह कहा जा रहा है कि भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदार का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का मतलब होता है, देखिए गहपति का मतलब होता है घर का मुख्य, घर का जो मुख्य आदमी होता है, छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति का मतलब होता है घर का मुख्य, और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था, उसी को गहपति कहा जाता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था, ये यहाँ पर बात कही जा रही है। गहपति का मतलब होता है घर का जो मुख्य होता था, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कहा गया है। देखिए तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख है। देखिए वेल्लार 12th वाला क्लास में, इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी ने
वेल्लार बोला, लेकिन 6th-7th में जाइएगा तो इसी को वेलला के नाम से जानता है, जिसका मतलब होता है बड़े जमींदार। हलवाहा, हलवाहा का मतलब होता है, ये 12th वाले बुक में आपको इसको हलवाहा कहा गया है। 6th 7th 8th के एनसीईआरटी में जाइएगा तो इसको उल्वर या उनवार के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब होता है भूमिहीन मजदूर। और दास, जिसको वही मैंने जो एनसीईआरटी पूरा मतलब छोटी छोटी क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें अनिमई या आदिमई कहा गया है, जिसका मतलब होता है कडेसियार। तो याद रखिएगा ये बात को। देखिए अब आता है एक ऐसे ही अभिलेख की जानकारी। तो चलिए अभिलेख के बारे में। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री डॉटर थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण वंश था, वकाटक परिवार। तो कहा जाता है संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्तियों स्वतंत्र अधिकार नहीं था। मतलब कहा जाता है संस्कृत धर्मशास्त्रों में कि पुराने जमाने में जो महिलाओं को भूमि जैसे संपत्तियों का अधिकार नहीं था, लेकिन इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि महिलाओं के पास भी भूमि का अधिकार था। एक अभिलेख से पता चला है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। कारण वह एक रानी थी, इसी कारण उनका उदाहरण विरल रह गया, मतलब बहुत कम रह गया। कहा गया कि मतलब सभी को हक नहीं था, केवल रानी को ही हक था ये कार्य करने का। ये बात कही जा रही है, मतलब कि भूमि का मालिकाना अधिकार होने का। यह संभव था कि धर्मशास्त्रों का हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता। मैंने आपको बोला ना कि इसमें क्या हुआ था कि जो पितृसत्तात्मक था, मतलब इसमें जो था वो पुरुषों को ज्यादा प्राधान्यता दी जाती थी। अभिलेख से ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है कि इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग भी शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे, कहीं छोटी छोटी तो कहीं बड़ी बड़ी भूमि। तो राजा और किसान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ना जी, राजा किसान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नगर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी नगरें थी भाई। तो इसमें नए नगर के बारे में, नगरीय जनसंख्या के बारे में, उपमहाद्वीपीय और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नए नगर में आपके क्या हो गए, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। जो मैंने आपको 16 महाजनपद बताया, 16 महाजनपदों की राजधानी थी, उसी को नगर का रूप यहाँ पर दिया गया, जिसमें आपके पाटलिपुत्र हो गए। और ये सब नगर जो थे वो संचार मार्गों के किनारे बसे थे। नदी मार्ग के किनारे आपका पाटलिपुत्र, उज्जैनी जो था भूतल नगरों के किनारे पुहर समुद्र तट पर, मथुरा जो आपका व्यावसायिक जो था, ये सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था मथुरा आपका। तो याद रखिएगा। देखिए नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, शासक वर्ग और राजा किलेबंदी नगरों में रहते थे। जो शासक वर्ग होते थे, राजा होते थे, ये सब किलेबंद नगर में रहते थे। यहाँ खुदाई से पुरावेश भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मिट्टी के कटोरे और थालियां, चमकदार कलई, मार्जित पात्र अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे आदि पदार्थ से बने उपकरण, हथियार, बर्तन, सिप, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर क्या हुए हैं, तो आपके मिले हैं। तो ये भी टर्म्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे भाई, तो आप वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते थे। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख भी मिला है, जिन्हें श्रेणी कहा गया। और ये श्रेणियां पहले कच्चा माल खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेचा करती थी। ये बात कही जा रही है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार था वो किस प्रकार से किया जाता होगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जल मार्ग और भूमार्गों का जाल बिछ गया और कई दिशाओं तक फैला। जल मार्ग अरब सागर से होते उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धान लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी होते थे। साथ ही लोग समुद्र से भी यात्रा करते थे, जो खतरनाक थी लेकिन लाभदायक हुआ करती थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार के बारे में, कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जल मार्ग से भूमार्ग तक बिछ गया था। इसमें लोग क्या था, तो जो लोग थे समुद्र से भी यात्रा करते थे, जानवरों से भी यात्रा करते थे, पैदल फेरी भी लगाते थे, व्यापारी बैलगाड़ी, घोड़े खच्चर से भी क्या करते थे, यात्रा और अपना मतलब जो सवारी होता था वो किया करते थे। ये बात कही जा रही है। कुछ तो व्यापारी सफल और बड़े धनी भी हो जाते थे, जैसे कि मस्तथुवन और प्राकृत में सत्थथवा कहा गया है। सत्थथवा देखिए, सत्थथवा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध है।
नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटी की भारी मांग थी। इन सभी वस्तु को अरब सागर की सस्ते भूमध्य क्षेत्र तक ले जाया जाता था। यानी कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाला, कपड़ा, इन सभी का मांग ज्यादा था और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते से भूमध्य सागर तक ले जाता था, भूमध्य के क्षेत्र तक ले जाता था। तो इन सब बात पे आप क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे, गौर आप फरमाइएगा। क्लियर है बच्चे? तो ध्यान देंगे आप लोग। अगला देखिएगा, सिक्के और राजा के बारे में बात की जाए तो व्यापार के लिए सिक्के का प्रचलन से विनिमय लेन देन कुछ हद तक आसान हो गया। मतलब जब सिक्के के प्रचलन आया, सिक्के की जब शुरुआत हुई, चांदी और तांबे के आहत सिक्के मतलब जिसपे कोई चित्र बना हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले। मुद्रा शास्त्रों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्य प्रयोग में संभावित क्षेत्रों का पता लगाया और आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विषयों मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की। तो पता चला कि इन सिक्कों का राजाओं ने जारी किया था। मतलब जब ये पता चला, जब उन लोगों ने पता लगाया कि आखिरकार ये सिक्के का संबंध किस वंश से है, क्या कुछ, तो पता चला कि ये सब जो सिक्के हैं वो राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था। सिक्के और राजा में शासकों को प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। देखिए, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी शासकों ने। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वोत्तर राज्य में शासन। सोने के सिक्के सबसे पहले 1म शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे और आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट और ईरान पार्थियन जो शासक थे उनके सिक्कों के ही समान था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। तो कबायली गणराज्य कहाँ का है, तो पंजाब और हरियाणा का। सोने के भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए थे। मतलब कि सिक्के जो जारी करने का श्रेय इन सभी शासकों को जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। सिक्के और राजा, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। कारण क्या था, तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, नए नगरों और व्यापारों का उदय हो गया, आर्थिक मंदी आ गई, सिक्के प्रचलन में थे और किसी ने संग्रह करके नहीं रखा। ये बात कही गई है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर कही गई। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि आखिरकार अभिलेखों का जो अर्थ है वो कैसे निकाला जाता है भाई। तो अभिलेखों का जो अर्थ है, इतिहासकार अभिलेखों का अध्ययन लिपियों के अध्ययन की सहायता से कर पाते हैं। मतलब लिपि का अध्ययन करके अभिलेखों का जो अर्थ है वो इतिहासकार निकालते हैं मेरे भाई। आधुनिक भारत में भाषाओं में प्रयोग होने वाली लगभग ये ब्राह्मी लिपि का अध्ययन बोला जाता है। सभी लिपियों की मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपि क्या होता था, जो हाथ से लिखे हुए लिपि होते थे, का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों का प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। यानी कि जन सामान्य की जो भाषा होती थी उसी भाषा में आपके क्या लिखे जाते थे, अभिलेख लिखे जाते थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। मैंने आपको शुरू में बताया था 1830 के दशक में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा जाने लगा था। 1830 के दशक में खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ा गया, तो खरोष्टी लिपि के अभिलेख पश्चिमोत्तर में प्राप्त हुए। यहाँ पर हिंद यूनानी राजाओं का शासन था और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इन शासकों ने सिक्कों में अपना नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाए, जिनकी जानकारी इतिहासकारों के हाथ लगी और यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल करके इनका अर्थ जो है निकालने का प्रयास किया। यूनानी जो आपके अर्थशास्त्री, यूनानी जो आपके इतिहासकार थे। अभिलेख से प्राप्त ऐतिहासिक शास्त्र, राजा अशोक की उपाधियां मिली है, जैसे देवन प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, ये सब उनको उपाधियां जो है मिली थी। अभिलेख की जो सीमा होती है दोस्तों, अभिलेख भी एक निश्चित होता है, अभिलेख की भी कोई सीमा होती है। उस सीमा के बारे में बात करें कि आखिरकार अभिलेख जो है कितना हमें बताता है। तो अभिलेखों की सीमा, जैसे हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाने, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल हो पाता था। अभिलेख जो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए उनको पढ़ पाना मुश्किल हो पाता है। कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सके। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों के बारे में पढ़ा होगा कि आज तक उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, किसी ने उसको डिकोड ही नहीं किया, जिसके कारण उसकी मिस्ट्री है वो मिस्ट्री की मिस्ट्री ही बनी हुई है। अभिलेखों का नष्ट हो जाना, जिससे अक्षर भी लुप्त हो जाते थे। अभिलेखों के वास्तविक शब्दों का ज्ञान सरल नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ अर्थ कुछ विशेष स्थान या समय से संबंधित होते थे। कैसे अभी हम लोग अभी के टाइम में कोई चिन्ह बनाकर
छोड़ देते हैं। जैसे कोई काम करना है तो कुछ मेरे जैसे कोई नंबर सेव करना है तो याद है कि टेम्पोररी नंबर है, तो कुछ चीज़ से हम लोग लिख के ए या बी से करके सेव कर देते हैं, बाद में हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस तरह से भी कुछ ऐसे अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं जो कि उसका अर्थ उसी टाइम के लिए बनाया गया था, जो कि अभी उसका अर्थ निकालने में हमें क्या पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो होती है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो अभिलेख की ये साक्ष्य सीमा थी, कुछ लिमिटेशंस हैं अभिलेख के जो कि इतिहास को बताने में आपके क्या होते हैं, तो सफल और कारगर साबित नहीं होते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है अभिलेख की साक्ष्य सीमा के बारे में। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हालांकि देखिए पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टि से मैंने उस पर ज़्यादा डिस्कस किया है। और जो टर्म्स पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चैप्टर का कुछ ऐसा भी पार्ट्स होता है दोस्तों जो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने उन सभी टर्म्स से भी अच्छे से फोकस किया है ताकि आपको वो सारे टर्म्स भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये सब टर्म्स को याद रखिएगा। सबसे पहले मगध में आपके हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश। तो ये सारे टर्म्स को आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आपका मन हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइएगा। टेलीग्राम पे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और ध्यान रखिए क्लास 10th के लिए भी अब क्लासेस हम लोगों ने शुरू किया है, तो आप लोग क्लास 10th वाले जितने बच्चे होंगे उनको बता दीजिएगा। सॉफ्ट स्टडी फाउंडेशन नाम का चैनल है, उस पर क्लासेस हो रही है। साथ बिहार पुलिस के लिए भी क्लासेस शुरू है। तो अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो मैं हम लोग इसी तरह से हर एक चैप्टर में मिलते रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं, कहाँ पे ऐसा कोई टर्म था जो कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहां पे उन टर्म्स को मैं अच्छे से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।